वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम हिना, ज़ेबा। शहबाज बची जल्दी से कंफर्म कीजिए, वॉइस और बोर्ड सब कुछ क्लियर है ना? जवाब दीजिए, वॉइस क्लियर है ना? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल, चमन जहां बच्चे, आप सब ठीक हैं? तो चलिए, हमने कल पढ़ा था फ़ानी बदायूनी के बारे में। मुझे बताइए हमने कहाँ तक लिखा था, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए, कहाँ तक हमने पढ़ा था फ़ानी बदायूनी को? वेरी गुड। तख़ल्लुस चेंज करने तक, वेरी गुड। तो इसका मतलब है हमने पढ़ा था जो शौकत जो है, शौकत अली खान थे यानी जो फ़ानी बदायूनी थे, पहले ये तख़ल्लुस क्या करते थे? शौकत तख़ल्लुस करते थे। तो उसके बाद इन्होंने कौन-सा तख़ल्लुस इख्तियार किया? फ़ानी तख़ल्लुस इख्तियार किया 1899 में। यहाँ तक लिख लिया? चलिए बच्चे इसके बाद लिख लीजिए। इसके बाद लिख लीजिए, फ़ानी बदायूनी 1906 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक शायरी से किनारा कश रहे। 1906 ईस्वी से 1917। फ़ानी बदायूनी 1906 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक शायरी से किनारा कश रहे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए शाबाश। फ़ानी शायरी में किससे मुतासिर नज़र आते हैं? फ़ानी जो है शायरी में हाली से मुतासिर नज़र आते हैं। शाबाश जल्दी से लिख लीजिए। हाली जो है शायरी में किससे मुतासिर नज़र आते हैं? तो हाली से मुतासिर नज़र आते हैं शायरी में। फ़ानी शायरी में हाली से मुतासिर नज़र आते हैं। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फ़ानी की नज़्मों में फ़ानी की नज़्मों में अलिम फ़ानी की नज़्मों में अलिम, इसके अलावा दारफ़ानी, इसी तरह आप लिखेंगे, ठीक है ना? दारफ़ानी, इसके अलावा गम्माज़ी और मुख्तलिफ क़तआत पर हाली की गहरी छाप नज़र आती है। जो फ़ानी की नज़्मों में जो है अलिम, दारफ़ानी, गम्माज़ी और मुख्तलिफ क़तआत पर हाली की गहरी छाप नज़र आती है। शाबाश बच्चे जल्दी से जो है इसको कवर करेंगे, इसके बाद राग गोरखपुरी के बारे में भी पढ़ेंगे। क़तआत जहाँ पे लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा। फ़ानी की नज़्मों में अलिम, दारफ़ानी, गम्माज़ी और मुख्तलिफ क़तआत, इस तरह लिख लीजिएगा। मुख्तलिफ क़तआत पर हाली की गहरी छाप नज़र आती है।
इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार-बार आया है। फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार-बार आया है। वो कौन-सा ग़ज़ल को शायर है मीर के अलावा, फ़ानी के अलावा, जिनकी कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ दोहराया गया है? फ़ानी और मीर के अलावा, जिनकी ग़ज़लों की ख़ुसूसियत कुनूतियत है। फ़ानी और मीर के अलावा जो है वो कौन से ग़ज़ल गो है, जिनकी ग़ज़ल की ख़ुसूसियत कुनूतियत है, मायूसी है, गम है। लिख लीजिए फ़ानी के कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार-बार आया है और फ़ानी की ग़ज़ल की ख़ुसूसियत क्या है? कुनूतियत है, मीर की तरह, ठीक है ना? मीर की ग़ज़लों की भी ख़ुसूसियत क्या है? कनूतियत है, मायूसी है, गम है, दुःख है, दर्द है। तो यही यहाँ पर जो है फ़ानी की ग़ज़ल की ख़ुसूसियत भी है, कनूतियत, कनूतियत। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फ़ानी ने शेक्सपियर के तरबिय ड्रामा फ़ानी ने शेक्सपियर की तरबिया ड्रामा जिसका नाम है मच एडो अबाउट नथिंग मच एडो अबाउट नथिंग और मिल्टन की नज़्म कॉमस का उर्दू तर्जमा किया था, जो बाद में क्या हो गया? ज़ाया हो गया। फ़ानी ने शेक्सपियर की तरबिया ड्रामा जिसका नाम था तरबिया ड्रामा मच एडो अबाउट नथिंग लिख लीजिए। फ़ानी ने शेक्सपियर की तरबिया ड्रामा मच एडो अबाउट नथिंग और मिल्टन की नज़्म कॉमस का उर्दू तर्जमा किया था, जो बाद में ज़ाया हो गया। मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग और मिल्टन की नज़्म जिसका क्या नाम था? कॉमस जिसका नाम था। ये अलग है, ये मिल्टन की है और शेक्सपियर की है, ठीक है ना? मच एडो अबाउट नथिंग शेक्सपियर की है और मिल्टन की नज़्म जो है वो है कॉमस। मच एडो अबाउट नथिंग ये ड्रामा है शेक्सपियर का और मिल्टन की नज़्म है कॉमस। इन दोनों का तर्जुमा किया था उर्दू में फ़ानी ने, जो बाद में ज़ाया हो गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में जब फ़ानी अलीगढ़ में थे, तो इनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था। जब 1906 ईस्वी में जब फ़ानी जो है, फ़ानी बदायूंनी अलीगढ़ में थे, तो उस दौरान जो है इनका दूसरा जो दीवान था, चोरी हो गया था। पहले दीवान के साथ क्या हो गया था इनका जो पहला दीवान था, उसके साथ क्या किया गया था? बताइए ज़रा। दूसरा दीवान इनका चोरी हो गया था अलीगढ़ में 1906 ईस्वी में। और इसी के साथ मुझे बताइए जो इनका पहला दीवान था, उसके साथ क्या हुआ था? कल हम पढ़े हैं उसके बारे में। जल्दी से जवाब दीजिए शाबाश। 1906 ईस्वी में जब फ़ानी अलीगढ़ में थे, तो उनका दूसरा दीवान चोरी हो गया था। हाँ, इनके वालिद ने फ़ानी के वालिद ने जो है इसके दीवान को जो है गुस्से से नज़र-आतिश किया था और जो दूसरा इनका दीवान था, वो चोरी हो गया था। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फ़ानी ने 2 मर्तबा हैदराबाद का सफ़र किया था। कितनी मर्तबा? फ़ानी ने 2 मर्तबा हैदराबाद का सफ़र किया था और इसी के साथ मुझे बताइए, फ़ानी कहाँ पर पैदा हुए और कहाँ पर इनका जो है इनका इंतकाल हुआ? जल्दी से बताइए। जाए पैदाइश और जाए वफ़ात बताइए। इन्होंने जो है 2 मर्तबा हैदराबाद का सफ़र किया था और पहली मर्तबा 1926 में किया था और दूसरी मर्तबा 1927 में। पहली मर्तबा 1926 में और दूसरी मर्तबा 1927 में। क्लियर हुआ ना? इंतकाल हैदराबाद में हुआ। वेरी गुड। बदायूं। वेरी गुड।
बदायूं के एक कस्बे यानी कि जो है फानी जो है बदायूं के एक कस्बे में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। वेरी गुड। और दो एक सेकेंड और दो बार जो है 2 मर्तबा इन्होंने जो है हैदराबाद का सफर किया था। पहली बार 1926 में और दूसरी बार 1927 में। ये चीजें आप याद रखेंगे। 2 मर्तबा इन्होंने हैदराबाद का सफर किया था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। फानी माहनामा तस्नीम के मुदीर आला थे। जो माहनामा तस्नीम है इसके मुदीर आला कौन थे? फानी बदायूनी, जो 1930 से निकलना शुरू हुआ था। याद रखेंगे आप। माहनामा तस्नीम, माहनामा तस्नीम इसके मुदीर आला थे फानी बदायूनी। इसको जो है ये कब से निकलना शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी से ये निकलना शुरू हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी ने फानी को यासियत का इमाम कहा है। कल ही मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। रशीद अहमद सिद्दीकी को यासियत का इमाम किसने कहा है? सॉरी, फानी को यासियत का इमाम किसने कहा है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। तो चलिए इसके बाद लिख लीजिए फानी के कारनामे। वेरी गुड। इसके बाद फानी के कारनामे लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए आप फानी के कुल 4 मजमुए शाया हुए हैं। वो 4 मजमुए आप याद रखेंगे। इन मजमुओं के साथ जो है आखिर में इनका नाम जो है जुड़ा हुआ है फानी। और आपको जो है जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपको आसान हो जाएगा। फानी के कुल 4 मजमुए शाया हुए। और पहला जो मजमुए कलाम था दीवाने फानी था। दूसरा जो मजमुए कलाम था बाकियात फानी था। तीसरा जो मजमुए कलाम था इरफानियात फानी था। और चौथा जो इनका जो कि आखिरी इनका मजमुए कलाम था विजदानियात फानी। ये चारों के चारों इनकी क्या है? मजमुए कलाम है। याद रहेगा ना? फानी का पहला मजमुए कलाम दीवाने फानी है। ये पहला है इनका। दीवाने फानी जो कि नकीब प्रेस बदायूं से 1921 ईस्वी में शाया होना शुरू हुआ था। फानी का पहला मजमुए कलाम दीवाने फानी नकीब प्रेस बदायूं से 1921 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। फानी का दूसरा मजमुए कलाम बाकियात फानी। फानी का दूसरा मजमूई कलाम बाकियात फानी आगरा अखबार प्रेस आगरा अखबार प्रेस से 1926 में शाया हुआ। पहला 1921 में, दूसरा 1926 में। पहला नकीब प्रेस बदायूं से, दूसरा आगरा अखबार प्रेस से। ठीक है ना? फानी का दूसरा मजमूई कलाम बाकियात फानी आगरा अखबार प्रेस से 1926 में शाया हुआ। इसके बाद तीसरा लिख लीजिए। फानी का तीसरा मजमूए कलाम इरफानियात फानी। इरफानियात, वेरी गुड, लिख लीजिए शबाज जल्दी से। इरफानियात फानी जो है इनका तीसरा मजमूई कलाम है जो कि लुत्फी प्रेस जो कि लुत्फी लुत्फी प्रेस दिल्ली से शाया हुआ 1939 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप याद रखेंगे। ये चारों जो मजमूआ है इनको आप याद रखेंगे। इरफानियात फानी इनका तीसरा मजमूई कलाम है कि लुत्फी प्रेस दिल्ली से शाया हुआ 1939 में। इसके बाद जो इनका चौथा और आखिरी मजमूई कलाम है विजदानियात फानी। विजदानियात फानी जो कि मतबा दारुल किताबत हैदराबाद से फानी की वफात से साल भर पहले 1940 ईस्वी में शाया हुआ।
साल भर पहले यानी कि 1941 1941 ईस्वी में फानी की वफात हुई है, लेकिन इनकी वफात से 1 साल पहले 1940 ईस्वी में ये शाया हुआ विजदानियात फानी, मतबा दारुल किताबत हैदराबाद से। मतबा दारुल किताबत 1940। बताइए मुझे क्लियर है या मैं एक बार इनको फिर से रिवाइज करूं? ये क्लियर हुआ ना? अगर कहीं पे लिखना बाकी है तो मैं रिवाइज फिर से एक बार करती हूँ। इनके 4 मजमूए कलाम थे। जो है दीवाने फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी। दीवाने फ़ानी नकीब प्रेस बदायूं से शाया हुआ 1921 में। बाक़ियात फ़ानी आगरा अखबार प्रेस से शाया हुआ 1926 में। और उसके बाद इरफ़ानियात फ़ानी लुत्फ़ी प्रेस दिल्ली से 1939 में शाया हुआ। और आखिरी इनका मजमूए कलाम है चौथा विजदानियात फ़ानी मतबा दारुल किताबत हैदराबाद से फ़ानी की वफ़ात से 1 साल पहले 1940 में शाया हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद लिख लीजिए फ़ानी की नादिर तहरीरें। फ़ानी की कुछ और जो है तसनीफ़ात है, कुछ और तहरीरें हैं, इनको लिख लीजिए। जैसे नक्श फ़ानी, नक्श फ़ानी। इसके अलावा अरमगान फ़ानी। बस इसका नाम याद रखिए तो इतना काफ़ी है। नक्श फ़ानी, अरमगान फ़ानी, इंतखाब फ़ानी, इंतखाब फ़ानी और बयाज़ फ़ानी। बयाज़ इस तरह लिखना है, बयाज़ फ़ानी। हाँ, बच्चे मैं एक बार इनको फिर से रिपीट करती हूँ। जो फ़ानी की नादिर तहरीरें हैं, जैसे कि नक्श फ़ानी है, एक है बयाज़ फ़ानी, इसको याद रखिए। इसके अलावा नक्श फ़ानी, नक्श फ़ानी के बाद अरमगान फ़ानी, अरमगान फ़ानी के बाद इंतखाब फ़ानी। अब क्लियर हुआ? एक सेकंड बच्चे वेट कीजिए, 1 सेकंड ऐसे ही रुकिए।
क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी ने लिख ली तहरीरें? नक्शे फ़ानी, अरमगान फ़ानी, इंतखाब फ़ानी, बयाज़ फ़ानी। क्लियर हुआ? इसके बाद लिख लीजिए इनकी फ़ानी की जो नसरी तहरीरें हैं। फ़ानी की नसरी तहरीरें हैं, 2-3 हैं, इनको लिख लीजिए। जैसे कि शेर व शायरी, जैसे कि शेर व शायरी है, इसको लिख लीजिए। नाम बस ऐसे याद रखिए तो इतना काफ़ी है। शेर व शायरी, इसके बाद मवाज़ना, नज़्म व ग़ज़ल, मवाज़ना, नज़्म व ग़ज़ल, मवाज़ना, नज़्म व ग़ज़ल। इसके बाद दस्तूरुल इस्लाह पर राय, दस्तूरुल इस्लाह पर राय। ये इनकी कुछ नसरी तहरीरें हैं। शेर व शायरी, मवाज़ना, नज़्म व ग़ज़ल और इस्लाह, दस्तूरुल इस्लाह पर राय। तो इसके बाद आप जो है फ़िराक गोरखपुरी लिख लीजिए। इनको पढ़ेंगे हम। चलिए बच्चे, आप सभी ने लिख लिया? फ़िराक गोरखपुरी हेडिंग डालिए। फ़िराक गोरखपुरी। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे फ़िराक का जो नाम क्या था? रघुपति सहाय जो है फ़िराक गोरखपुरी का नाम था और तख़ल्लुस इनका क्या था? फ़िराक था। रघुपति सहाय, रघुपति सहाय फ़िराक का नाम था, फ़िराक गोरखपुरी का, और तख़ल्लुस इनका था फ़िराक। फ़िराक का नाम रघुपति सहाय था और तख़ल्लुस इनका क्या था? फ़िराक जो है इनका तख़ल्लुस था। और फ़िराक की बात करेंगे, ये कहाँ पर पैदा हुए हैं? गोरखपुर में पैदा हुए हैं 1896 में। 1896 में ये गोरखपुर में पैदा हुए हैं और दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है 1982 में। गोरखपुर में 1896 में इनकी पैदाइश हुई है। इनका जो इंतकाल हुआ है, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है 1986 में हरकत कलब रुकने की वजह से। हरकत कलब रुकने की वजह से इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में 1982 में। लिख लिया? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है लिख लीजिए इनके बारे में आप। इनके जो वालिद का नाम था क्या था? गोरख प्रसाद इनके वालिद का नाम था और उनका तखल्लुस क्या था? इबरत उनका तखल्लुस था। फिराक का तखल्लुस इनका फिराकी था और जो इनके वालिद का तखल्लुस था वो इबरत था और इनके वालिद का नाम था गोरख प्रसाद। और इबरत क्या था? इनका तखल्लुस था। गोरख प्रसाद इनके वालिद का नाम था और इनके वालिद का तखल्लुस क्या था? इबरत इनके वालिद का तखल्लुस था, जो कि पेशे से क्या थे? वकील थे।
पेशा इनका वकालत का था। इनके वालिद का जो पेशा था वकालत का था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिराक की वालिदा का क्या नाम था? दुलारी देवी। फिराक की वालिदा का नाम था दुलारी देवी। दुलारी देवी इनकी वालिदा का नाम था। और इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक की शायरी के पहले उस्ताद कौन थे? फिराक की शायरी के पहले उस्ताद थे प्रोफेसर नासिरी, प्रोफेसर नासिरी, उसके बाद वसीम खैराबादी, वसीम खैराबादी, और उसके बाद रियाज खैराबादी। फिराक की शायरी के पहले उस्ताद थे प्रोफेसर नासिरी, बहुत ही अहम है। प्रोफेसर नासिरी के बाद वसीम खैराबादी, और वसीम खैराबादी के बाद रियाज खैराबादी है, इनकी शायरी के उस्ताद रहे हैं। लिख लिया शाबाश। जो फिराक की शायरी के उस्ताद कौन थे? प्रोफेसर नासरी थे, फिर वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक ने बीए कहाँ से किया था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। फिराक ने बीए कहाँ से किया था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया था। फिराक ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक का पीसीएस, फिराक का पीसीएस में इंतखाब 1919 में हुआ था। फिराक का पीसीएस, फिराक का पीसीएस में इंतखाब कब हुआ था? 1919 में हुआ था। वेरी गुड। फिराक का पीसीएस में इंतखाब 1919 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक यूजीसी की तरफ से, फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर, नेशनल प्रोफेसर 1909 1959 1959 में हुए थे। फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर कब हुए थे? 1959 में। फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक तहरीक आज़ादी, फिराक तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे। किसमें? फिराक किसमें जो है शरीक हुए थे? तहरीक आज़ादी में फिराक शरीक हुए थे, जिसकी पादाश में, जिसकी पादाश में 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की सजा हुई थी फिराक गोरखपुरी को। फिराक गोरखपुरी जो है तहरीक आज़ादी में शरीक थे, इसकी पादाश में 1920 ईस्वी में 2.5 साल कैद की थी। 2.5 साल, ठीक है। 2.5 साल कैद की सजा जो है गोरखपुरी को हुई थी 1920 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट बताइए मुझे, जेल जेल में जो है फिराक की मुलाकात किस किस से हुई? शाबाश, 2.5 साल तक जो है जेल में रहे हैं, की गई थी। और बताइए जेल में जो है फिराक की मुलाकात किस किस से हुई थी? वेरी गुड, सभी लोग बताएंगे। हसरत मोहानी, साथ साथ लिखेंगे भी आप। जेल में फिराक की मुलाकात, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, आरिफ हसवी, आरिफ हसवी, हकीम आशुफ्ता, हकीम आशुफ्ता, मौलाना अहमद अली, मौलाना अहमद अली। लिख लिया सभी ने?
जेल में फिराक की मुलाकात हुई थी आरिफ हंसवी से, हकीम आशुफ्ता से, मौलाना अहमद अली से, हसरत मोहानी से और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से जेल में फिराक की मुलाकात हुई है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जेल में फिराक की मुलाकात आरिफ हंसवी से, हकीम आशुफ्ता से, मौलाना अहमद अली से, हसरत मोहानी से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इनकी मुलाकात जेल में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा मिलता है। बहुत अहम पॉइंट है। फिराक के कलाम में फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का सबसे ज़्यादा असर मिलता है। के कलाम में फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, शाबाश। फिराक जो है मुस्तफ़ी के दिलदादा थे। फिराक जो है मुस्तफ़ी के क्या थे? दिलदादा थे। फिराक मुस्तफ़ी के दिलदादा थे। फिराक मुस्तफ़ी के दिलदादा थे, लिख लिया। इसके बाद लिख लीजिए, बकौल फिराक उन्होंने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की थी, यानी 1916 में इनकी शायरी का आगाज हुआ था। 1916 में इन्होंने शायरी का आगाज किया था 19 बरस की उम्र में। ये किसका ख्याल है, किसने कहा है? फिराक ने खुद कहा है ये। बकौल फिराक उन्होंने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की थी, यानी 1916 में इनकी शायरी का आगाज हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिराक ने मीर, मुसफ़ी, ज़ौक़, दाग और नासिक का असर कबूल किया है। फिराक गोरखपुरी जो है इन्होंने मीर, मुसफ़ी, ज़ौक़, दाग और नासिक का असर कबूल किया है। ज़ौक़, दाग, ठीक है ना? फिराक ने मीर, मुसफ़ी, ज़ोक, दाग और नासिक का कबूल असर किया है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक उर्दू के अलावा फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरे वाक़फ़ियत रखते थे। यानी कि इनका जो है ताल्लुक उर्दू के अलावा जो है संस्कृत से भी था, हिंदी से भी था, अंग्रेज़ी भी से भी था। ठीक है ना? फिराक जो है उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत अदब से भी क्या वाक़फ़ियत रखते थे, गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत से भी गहरी वाक़फ़ियत रखते थे फिराक गोरखपुरी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिराक की शायरी का लबो लहज़ा फिराक की शायरी का लबो लहज़ा, सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। जो इनकी शायरी का लबो लहज़ा जो है किन चीज़ों से पहचान लिया जाता है? नरमी की वजह से, ठंडक की वजह से, सुकून की वजह से। सुकून, नरमी और ठंडक की वजह से जो है इनकी शायरी को जो है पहचान लिया जाता है। फिराक की शायरी का लबो लहजा सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, लहला हटें, लहला हटें, लहला हटें, रस्मा हटे, रस्म सा हटें,
लहला हटे, रस्म सा हटे, मिलगिजा हटे, मिलगिज, मिलगिजा, मिलगिजा हटे। शाबाश। लहला हटे, रस्म सा हटे, मिलगिजा हटे जैसे अल्फाज जो है फिराक ने वज़ा किए थे। ऐसे अल्फाज जो है किसने इस्तेमाल किए हैं? तो फिराक गोरखपुरी ने जो है इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शायरी, फिराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत का परतू नज़र आता है। शायरी लिख लीजिए। फिराक की गज़लों में अंग्रेज़ी फिराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत का परतू नज़र आता है। परतू नज़र आता है। फिराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शायरी रिवायत का परतू नज़र आता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत जो है रोमानी नीम ख्वाबी की कैफ़ियत है। 1 सेकंड में यहाँ पर फिराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत क्या है? फिराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत जो है रोमानी नीम ख्वाबी की कैफ़ियत। फिराक की शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत रोमानी नीम ख्वाबी की कैफ़ियत है। ये इनकी शायरी की बड़ी ख़ुसूसियत है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, फिराक के कलाम की अहम ख़ुसूसियत जिनसियत, जमालियत, फितरत परस्ती और हिंदुस्तानियत है। फिराक के कलाम की अहम ख़ुसूसियत है जिनसियत, जमालियात, फितरत परस्ती और हिंदुस्तानियत है इनके कलाम की अहम ख़ुसूसियत। जिनसियत, जमालियात, फितरत परस्ती और हिंदुस्तानियत। लिख लिया? बताइए शाबाश। चलिए इसके बाद लिख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिख लीजिए। फिराक ने जमालियाती रुबाइयाँ कही है। फिराक ने जमालियाती रुबाइयाँ कही है। जमालियाती रुबाइयाँ कही है फिराक गोरखपुरी ने। फिराक ने जमालियाती रुबाइयाँ कही है। इसके बाद फिराक उर्दू के तासुराती नक्काद है। फिराक उर्दू के तासुराती नक्काद है। चलिए शाबाश, यहाँ तक लिख लिया सभी ने। फिराक उर्दू के तासुराती नक्काद है और इन्होंने जो है फिराक ने जमालियाती रुबाइयाँ कही है। इनकी रुबाई का नाम मुझे बताइए जरा कोई। रुबाई का नाम? रुबाइयों का मजमुआ। शाबाश। जिन रूप रूप जो है इनकी रुबाइयों का मजमुआ है। वेरी गुड। फिराक की रुबाइयों का मजमुआ है रूप, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया गया है फिराक ने जो है जमालियाती रुबाइयाँ कही है और रूप जो है इनकी रुबाइयों का मजमुआ है। इसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इनके कुछ एनामात जो है, जिनके कुछ एजाज़ात है एनामात है वो लिख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे फिराक को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड किस पर मिला था 1962 में। 1962 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किस पर मिला था बताइए? फिराक को गुले नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 में मिला था। वेरी गुड। वेरी गुड संध्या, अब्दुल, हिना, साइमा, रीबा, वेरी गुड। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी गुले नगमा पर ही मिला था। कब मिला था ये बताइए? फिराक को गुले नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 में मिला था और फिराक को गुले नगमा पर भी अवार्ड जो है गुले नगमा पर ही जो है ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। वो कब मिला था?
1969 में। वेरी गुड, वेरी गुड। गुले नगमा पर ही इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1969 में। ये दोनों बहुत अहम है, ये दो आप याद रखेंगे। इसके बाद इनके कुछ कारनामे लिख लीजिए। फिराक के कारनामे, फिराक के कारनामे। सबसे पहले इनकी मजमूए कलाम देखते हैं। मजमूए कलाम, फिराक के कारनामों में सबसे पहले हम देखेंगे इनके मजमूए कलाम। सबसे पहले तोहफतुल खोशतर, तोहफे खोशतर, इस तरह लिख लीजिए। तोहफे, तोहफे खोशतर, तोहफे खोशतर 1922। ये फिराक का पहला शायरी मजमुआ है। फिराक का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? तोहफे खोशतर 1922, 1922। दूसरा लिख लीजिए शौलाई साज, शौलाई 1945, 1945। शौलाई साज 1945। इसके अलावा नगमा साज, नगमा साज, नगमा साज। इसके बाद लिख लीजिए रूह कायनात, रूह कायनात 1945। ये रुबाइयाँ और नज़में हैं इसमें। रूह कायनात 1945, रूह कायनात 1945। इसके अलावा मशअल, मशअल 1946, मशअल 1946। इसके अलावा रूप लिख लीजिए 1946। ये जो है रुबाइयों का मजमुआ है। रूप 1946 ये रुबाइयों का क्या है? मजमुआ है। इसके अलावा किनायात, रमुज व किनायात 1947, रमुज व किनायात 1947। बताइए मुझे पहले यहाँ तक सभी ने, अगर कहीं पे लिखना बाकी है मुझे बताइए, मैं रिपीट करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, एक बार रिपीट करती हूँ, अगर किसी को छूट गया होगा तो लिख लीजिएगा। तोहफे खुशतरीन का पहला शेरी मजमुआ है 1922। उसके बाद शौलाई साज है 1945। उसके बाद नगमा साज है। रूह कायनात है, ये क्या है? रूह कायनात 1945 आप लिख लीजिए। इसके अलावा मशअल 1946। उसके बाद रूप, ये जो है रुबाइयों का मजमुआ है 1940। उसके अलावा रमज व किनायात 1947। चलिए इसके बाद लिख लीजिए शबनमिस्तान, शबनमिस्तान 1947, शबनमिस्तान 1947। सारी तसनीफात बहुत अहम है। शबनमिस्तान 1947। उसके अलावा गुले नगमा, गुले नगमा 1959, 1959 गुले नगमा। इसके बाद हजार दास्तान, हजार दास्तान 1964, हजार दास्तान 1964। इसके बाद गजलिस्तान, गजलिस्तान।
शाबाश, लिख लीजिए। गजलिस्तान 1955 और शेरिस्तान 1966। इसके बाद लिख लीजिए धरती की करवट। धरती की करवट 1967। धरती की करवट 1967 और गुलबांग। गुलबांग 1967। गुलबांग 1967। उसके बाद पिछली रात। पिछली रात 1969। पिछली रात 1969 जल्दी से जो है लिख लीजिए। पिछली रात 1969 और इसके अलावा नगमा नुमा। नगमा नुमा। नगमा नुमा। इसके अलावा चिरागा। चिरागा ऐसे लिख लीजिए। चिरागा। चिरागा 1966। चिरागा 1966। इसके अलावा लिख लीजिए गिलकारियां। गिलकारियां। गिलकारिया के अलावा हाशिए। हाशिए। गिलकारिया हाशिए जहाने फिराक। जहाने फिराक। इसके अलावा बज़म जिंदगी रंग शायरी। बज़म जिंदगी रंग शायरी 1970। बज़म जिंदगी रंग शायरी लिख लिया सभी ने? शाबाश। कहीं बाकी है? पिछली रात है, चरागाह है, नगमा नुमा है, बज़म जिंदगी रंग शायरी है 1970, जहान फिराक है, गिलकारी ये है। शाबाश, लिख लिया सभी ने? तो चलिए बच्चे, इसके बाद लिख लीजिए इनकी कुछ नसरी तसनीफात। नसरी तसानीफ। जल्दी से फटाफट से बच्चे, बस 7 मिनट अभी बाकी है क्लास में। लिख लीजिए जल्दी से। इनकी नसरी तसानीफ में लिख लीजिए आप। उर्दू की इश्किया शायरी, तनकीदी तसनीफ है इनकी 1945। उर्दू की इश्किया शायरी 1900। उसके अलावा जो अभी मैंने बताया हाशिए, ये भी तनकीदी तसनीफ। तनकीद के हवाले से इनकी तसनीफ है हाशिए। और इसके अलावा और एक तनकीद के हवाले से इनकी और एक तसनीफ है उर्दू गजल गोई 1955। उर्दू गजल गोई 1955। अब बताइए, वॉइस क्लियर है ना? तो लिख लीजिए इनकी नसरी तसनीफात है कुछ, जैसे कि उर्दू की इश्किया शायरी है 1945। उर्दू की इश्किया शायरी 1945, ये तनकीदी तसनीफ है इनकी। और हाशिए, हाशिए भी तनकीद के हवाले से इनकी और एक तसनीफ है। इसके अलावा उर्दू गजल गोई 1955। उर्दू गजल गोई 1955, ये भी तनकीद के हवाले से तसनीफ है इनकी। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। उसके अलावा अंदाजे। अंदाजे ये मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ है। अंदाजे मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ है।
उसके बाद लिख लीजिए उर्दू साहित्य का इतिहास। बताइए ये तसनीफ और किसकी है? उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं हम, बताइए मुझे और किसकी तसनीफ है ये? वेरी गुड। एहतिशाम हुसैन की। वेरी गुड हिना, सायमा, ज़ेबा, रिबा। तो उर्दू साहित्य का इतिहास जो है एहतिशाम हुसैन की भी तसनीफ है। तो उसके बाद लिख लीजिए मन आनम। मन आनम जो है फिराक खतूत का मजमुआ है। मन आनम फिराक खतूत का मजमुआ है 1962। मन आनम फिराक खतूत का मजमुआ है 1962। मन आनम जो है इनके खतूत का मजमुआ है, फिराक के खतूत का मजमुआ है मन आनम 1962। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। इसके अलावा इनकी कुछ मशहूर नज़में हैं। इसके अलावा फिराक की कुछ मशहूर नज़में हैं, वो लिख लीजिए। शाबाश। फिराक की कुछ मशहूर नज़में जैसे कि हिंडोला है। क्या है? हिंडोला है। ये फिराक की जो है मशहूर नज़म है। इसके अलावा परछाइयाँ, हिंडोला, और इसके अलावा परछाइयाँ, परछाइयाँ, उसके अलावा जिगनू, जिगनू, जिगनू के अलावा आधी रात, आधी रात, और तरानाई इश्क, तरानाई इश्क। इसके अलावा अहद तिफली का बयान, अहद तिफली का बयान, अहद तिफली का बयान। इस तरह लिख लीजिए अहद तिफली का बयान। शाबाश। अहद तिफली का बयान। उसके अलावा शाम इबादत, शाम इबादत। उसके अलावा यहाँ न बांधो नाव, यहाँ न बांधो नाव। इस तरह लिख लीजिए यहाँ न बांधो, यहाँ न बांधो नाव। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ इनकी मशहूर नज़में, जैसे हिंडोला है, परछाइयाँ है, जिगनू है, आधी रात है, तराने इश्क है, अहद तिफली का बयां है, शाम इबादत है, और यहाँ न बांधो नाव। क्लियर हुआ? बताइए एक बार। और इसके बाद लिख लीजिए इन्होंने जो है कि किस किस तसनीफ का तर्जुमा किया है। किस तसनीफ का तर्जुमा इन्होंने किया है ये लिख लीजिए। तराजुम, तराजुम में लिख लीजिए किस किस का तर्जुमा फिराक गोरखपुरी ने किया है, ये लिख लीजिए आप। तराजुम में लिख लीजिए नीचे सबसे पहले 101 नज़में, 101 नज़में।
101 नज़्में, इसका तर्जुमा किया है फिराक गोरखपुरी ने। उसके अलावा हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर की है, हैमलेट विलियम शेक्सपियर की है, इसका भी तर्जुमा फिराक गोरखपुरी ने किया है। उसके अलावा गीतांजलि, गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है, इसका भी तर्जुमा किया है फिराक गोरखपुरी ने। और साधु की कटिया, साधु की कटिया जो है इसका भी किया है। हाँ बच्चे लिख लीजिए। साधु की कुटिया। 101 नज़्में, 101 नज़्में, इसका तर्जुमा किया है फिराक गोरखपुरी ने। इसके अलावा हैमलेट का भी तर्जुमा किया है, गीतांजलि का भी किया है, साधु की कुटिया इसका भी तर्जुमा किया है फिराक गोरखपुरी ने। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब इसमें रह गए हैं इनकी कुछ आरो ख्यालात। तो आप बताइए इसको लिखें या कल इसको कंप्लीट करें? कुछ आरो ख्यालात है फिराक गोरखपुरी के बारे में, इनको लिख लें या कल इनको कवर करें? बताइए। तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो चुका है, तो कल इसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे एक दो जो है गजल को कल पढ़ने की। जैसे कि असगर गोंडवी है और जिगर मुरादाबादी है, इन दोनों को हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ आरा ख्यालात के बारे में जो है, जो पेंडिंग रहा है फिराक के बारे में, इनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और उसके बाद जो संडे है तब आपका एग्जाम है संडे के दिन, ठीक है ना? संडे को आपका एग्जाम है और कल जो है हम कवर करेंगे असगर गौंड और शबाश असगर के बारे में और जिगर मुरादाबादी के बारे में। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।